इंसान की सबसे बेहतरीन दोस्त उसकी सांसें हैं। अगर वो ही सांस छोड़ने लगे तो बाकी सब रिश्ते बोझ बन जाते हैं। होमियो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक यादव, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड वेलनेस कंसल्टेंट। आज के इस हानिकारक प्रदूषण की वजह से बहुत सारी सांस संबंधी समस्याएं बढ़ गई हैं। उन्हीं समस्याओं में से एक है एस्थमा। आज की डेट में एस्थमा से बहुत लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उसकी वजह से उनकी जो डेली लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र होती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। बेसिकली एस्थमा होता क्या है। एस्थमा को समझने के लिए हमें जो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया है थोड़ा सा उसको समझना होगा। हम सांस जो लेते हैं या तो नाक के थ्रू लेते हैं या मुंह के थ्रू लेते हैं। दो ही जनरली सांस लेने के तरीके हैं। जब नाक और मुंह के थ्रू हवा हमारे नाक और मुंह से होते हुए, गले से होते हुए जब हमारे फेफड़ों तक जाती है, तभी हमारी ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन पूरी बॉडी में होता है। उस हवा के साथ साथ फॉरेन पार्टिकल्स, कुछ एलर्जेंस भी हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं। जब हमारी बॉडी उन एलर्जेंस के अगेंस्ट रिएक्शन करती है तो हमारी सांस की नली में सूजन आ जाती है, सांस की नली सिकुड़ जाती है, उसमें बलगम का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वजह से जो है हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो बेसिकली एस्थमा इज ए लॉन्ग टर्म डिजीज ऑफ लंग्स, वो फेफड़ों की बीमारी है। तो इसमें जो है हमारी सांस की नली में सूजन आ जाती है, सांस की नली सिकुड़ जाती है, बलगम बहुत ज़्यादा बनता है। उसकी वजह से हवा जो है पूरी तरीके से क्रॉस नहीं होती है और हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसको एस्थमा कहते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि एस्थमा होने के क्या क्या कारण हैं या वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एस्थमा करते हैं या जिनकी वजह से एस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। उससे पहले एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, कई बार हमें ये नहीं पता होता कि हमें एस्थमा है या सिंपल खांसी है। तो थोड़ा सा इसको समझना होगा। जब भी आपको लगे कि आप धूल या धुएं वाली जगह गए या मौसम चेंज की वजह से आपको अचानक से बहुत तेज़ खांसी उठती है या आपको सांस लेने में दिक्कत होती है या आप थोड़ा सा भी तेज़ चले या आप थोड़ा सा भी तेज़ दौड़े और आपका सांस फूलने लगता है, तो ये आपके एस्थमा की इनिशियल कंडीशंस हो सकती है, शुरुआती कंडीशन हो सकती है। तो यदि आपके साथ ऐसा होता है तो तुरंत आप सचेत हो जाएं और तुरंत आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अब हम इसके कॉजेज और वो फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। एग्जैक्ट कॉज तो एस्थमा का आज तक नहीं पता है कि एग्जैक्ट कॉज क्या है जिसकी वजह से एस्थमा होता है। दो कॉज जेनेटिकल कंडीशंस के, आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को एस्थमा रहा हो तो होने के चांसेस होते हैं थोड़ा, या किसी पर्सन को बहुत जल्दी रिपीटेड वायरल इन्फेक्शंस होते हों, उसको भी एस्थमा होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स जिनकी वजह से एस्थमा होता है या एस्थमा है तो वो कंडीशन जो है थोड़ा सा बिगड़ जाती है। जैसे यदि आप बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फूड खाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। जिस समय सीजन चेंज होता है उस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी है, वो एलर्जी पॉलन से हो सकती है, डस्ट से हो सकती है, धुएं से हो सकती है, सिगरेट के धुएं से हो सकती है, और बहुत ज़्यादा जब धुंध वाला मौसम होता है या बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ता है उससे भी बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है, उससे भी एलर्जी हो सकती है। आपको किसी भी फूड से एलर्जी हो सकती है, किसी परफ्यूम से, डीओ से, पर्टिकुलर स्मेल से। बहुत सारे लोगों को जो मॉस्किटो कॉयल होती है, जो मॉस्किटो लिक्विड होता है, जैसे ऑल आउट है, गुड नाइट है, मॉस्किटो कॉयल है, उससे जो धुआं निकलता है या फ्यूम निकलती है, उनसे भी बहुत ज़्यादा लोगों का एलर्जी होती है। उससे भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और एस्थमा की कंडीशन जो है वो वर्स हो जाती है। जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं या जिन लोग को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है उनको भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। और सबसे मेन प्रॉब्लम कब होती है कि जो गेहूं कटने वाला सीजन होता है। जब गेहूं कटता है, जब हम गेहूं निकलता है तो जो भूस होता है वो सारे एनवायरनमेंट में उड़ जाता है, उससे मैक्सिमम लोगों को एलर्जी होती है। या तो उसके एलर्जी एस्थमा क्रिएट हो जाता है या जिन लोगों को एस्थमा होता है उनका एस्थमा के कंडीशन जो है वो बहुत सीवियर कंडीशन में पहुँच जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो एस्थमा को क्रिएट करते हैं या एस्थमा की कंडीशन को और ज़्यादा ख़राब बना देते हैं। अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में आता है कि हम, पहली बात तो ये कि हम धूल धुएं वाली जगह ना जाएं। ऐसी जगह को हम हमेशा अवॉइड करें। घर से बाहर जब भी निकलें हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। इन्वेस्टिगेशंस की वैसे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, सेल्फ डायग्नोज डिजीज़ है, लेकिन फिर भी एक बार चेस्ट का एक्सरे इसमें कराया जा सकता है। एक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है जिसको पीएफडी बोलते हैं, पीएफटी बोलते हैं, वो भी हम लोग कराते हैं। और एक टेस्ट और होता है पीएफई, पीक एक्सपिरेटरी फ्लो, कि आपकी सांस लेने का फ्लो क्या आ रहा है, आपके फेफड़े में कितनी पावर है कितनी नहीं, वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। उससे भी पता पड़ जाता है कि एस्थमा जो है वो कितना सीवियर है आपका। अब हम बात करते हैं एस्थमा के सिम्टम्स की, कि एस्थमा के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। तो एस्थमा का जो सबसे मेन और कॉमन सिम्टम है वो है सांस लेते समय सीटी की आवाज़ आना या सीटी जैसी आवाज़ आना। यदि किसी भी पर्सन को इस तरह की आवाज़ आती है तो वो क्लियर कट एस्थमा का इंडिकेशन होता है।
कि सीटी जैसी आवाज़ आएगी। जब भी आप सांस लेंगे बिल्कुल जैसे सीटी बोलते हैं इस तरह की आवाज़ आती है। और जो है चेस्ट में बहुत ज़्यादा टाइटनेस महसूस होती है, चेस्ट में पेन होता है, सांस लेने में आपको दिक्कत होती है, आपका सांस बहुत जल्दी आता है। दूसरा मेन सिम्टम कि आपको रात में खांसी बहुत ज़्यादा होती है और खांसी के अटैक आते हैं, और एक बार जब खांसी शुरू होती है तो 15-20 मिनट तक लगातार खांसी आती रहती है। उस कंडीशन में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वो बहुत सीवियर कंडीशंस होती हैं। हेडेक भी होता है, बहुत ज़्यादा फटीग होता है, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस होती है, बहुत ज़्यादा आपकी स्लीप में डिस्टर्बेंस हो सकता है। जब अस्थमा का एक्यूट अटैक आता है किसी भी वजह से, धूल की वजह से, धुएं की वजह से, या गेहूं कटने वाला सीजन है उसकी वजह से जो एक्यूट अटैक आता है, तो वो बहुत वर्स्ट कंडीशंस होती है। उस कंडीशन को आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। ये सब सिम्टम्स के बारे में हुआ। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अस्थमा में सबसे मेन प्रॉब्लम होती है कि हमारी सांस की नली सिकुड़ती है, तो हमें ऐसी मेडिसिन चाहिए जो सांस की नली को खोलें। उनको कहते हैं हम ब्रोंकोडायलेटर। जब सांस की नली आपकी खुल जाएगी, आपको सांस आएगा, आपको रिलीफ मिलेगा। अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन हैं, जैसे कालीबाई, स्टेनममेट, हायोसाइमस, आर्सेनिक, ट्यूबरकुलिनम, बेलिस्पर्नेंसिस, र्यूमैक्स, स्पोंजिया, ये अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स काम करती हैं। कुछ मैं 2-3 ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन बताता हूँ जो बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही अच्छा काम करती हैं। जैसे एक मेडिसिन आती है ग्रेंडेलिया मदर टिंचर, और एक आता है यरवा संता मदर टिंचर। जब भी आपकी बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशंस हो, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही है, तो आधा कप गुनगुने पानी में दोनों मेडिसिन की 15-15 ड्रॉप एक साथ मिलाकर आप फ्रीक्वेंटली रिपीट कीजिए, आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। यदि और ज़्यादा दिक्कत आपको लग रही है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है आपको, तो एक मेडिसिन आती है एस्पिडोस्पर्मा। आप इसी दोनों मेडिसिन के साथ एस्पिडोस्पर्मा को भी ऐड कर दें, उसको भी आप फ्रीक्वेंटली रिपीट कर दें, आपको बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। और अस्थमा में लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है। यदि कोई भी पेशेंट लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लेता है होम्योपैथी का, तो वो बिल्कुल अस्थमा फ्री हो सकता है। जो मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, 1 साल से 1.5 साल में पेशेंट जो है वो अस्थमा फ्री हो जाता है। उसके बाद उसको लाइफ में कभी भी अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं होती है। अब जब अस्थमा की ये कंडीशन है तो खाने पीने की चीज़ें भी उसमें इफेक्ट डालती हैं, तो हमें डाइट पे भी अपना थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो जब डाइट की बात आती है तो आपको ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक, पैकेट बंद ड्रिंक, फास्ट फूड, ये आपको कुछ भी नहीं खाना है। आपको सिंपल फूड खाना है। प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए। स्प्राउट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, आप ज़्यादा दालें लें, आप सलाद ज़्यादा खाएं। एक चीज़ जो बहुत फ़ायदा करती है वो है भुने हुए चने। आप भुने हुए चने का सेवन जो है वो ज़रूर करें। 50 से 60 ग्राम भुने हुए चने आप रोज़ खाएं। लंग्स की एक्सरसाइज आप जरूर करें, लंग्स की पावर बढ़ाइए अपनी, जिससे ये प्रॉब्लम आपको जल्दी रिपीट ना हो। और सनलाइट में आप जरूर बैठें, वो आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक अस्थमा। यदि आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, या आप किसी भी तरह का कोई भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक कंसल्टेंट इस संबंध में आप करना चाहते हैं, तो आप हमारी मेल आईडी पर हमें मेल कर सकते हैं, या दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब आपसे मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए होम्यो नमस्कार।